प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया तो अब भारत ने भी ठान लिया है कि खालिस्तानियों की जड़ पर वार करना जरूरी हो गया है। देश की अलग अलग जांच एजेंसियां मिलकर खालिस्तानी आतंकवाद पर प्रहार करने की तैयारी कर रही हैं। ये एक्शन इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खालिस्तानियों ने पंजाब के गैंगस्टर को अपना मोहरा बना रखा है और पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री को अपना खजाना। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर से जुड़े बड़े खुलासों पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। पंजाब से प्रोटेक्शन मनी, कनाडा से आतंकी गतिविधि। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब से अवैध तरीके से फंडिंग में जुटे हैं। भारत विरोधी गतिविधि के लिए खालिस्तानी आतंकी रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी का सहारा ले रहे हैं। जी न्यूज के पास इस खुलासे से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के गैंगस्टरों के साथ मिलकर प्रोटेक्शन मनी वसूल कर रहे हैं। पंजाब में मौजूद क्लब मालिकों से भी रंगदारी वसूली जा रही है। खुलासा हुआ है कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर खालिस्तानी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टरों की मदद से पंजाब की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर रंगदारी वसूल रहे हैं और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल खालिस्तानी संगठन के लोगों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। कनाडा से लेकर भारत तक खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पंजाब हरियाणा के कई गैंगस्टर्स की बड़ी भूमिका है। ये गैंगस्टर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मोहरा बन चुके हैं। कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला लिया है। अर्शदीप डल्ला आईएसआई और लश्कर के इशारे पर पंजाब में आरएसएस और हिंदू नेताओं की हत्या कराने की फिराक में है। इसका खुलासा दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकियों नौशाद और जगजीत सिंह ने किया है। आतंकी जगजीत सिंह कनाडा में अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था और उसके कहने पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। खालिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर पंजाब में नफरत की बीज बोने की पूरी तैयारी कर चुके थे। ये खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के चार्जशीट से हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तानी संगठन आईएसआई के इशारे पर पंजाब में कुछ हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग की पूरी योजना बना चुके थे, लेकिन वक्त रहते जांच एजेंसियों ने इनके 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को मिटाने के लिए भारतीय एजेंसियां बड़ी और पुख्ता प्लानिंग करने जा रही हैं। अब से 10 दिन बाद खालिस्तानी आतंक पर नकेल कसने के लिए बड़ा एक्शन होने जा रहा है। भारत की तिकड़ी मिलकर खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स का खेल खत्म करेगी। इस तिकड़ी में शामिल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और राज्यों की एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस। 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ के मुखिया और अलग अलग राज्यों की एटीएस प्रमुख शामिल होंगे। खालिस्तानी आतंक पर हो रहे एक्शन के बीच ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक में खालिस्तानियों, आतंकियों और कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ साझा एक्शन प्लान बन सकता है। खालिस्तानी आतंक पर लगाम लगाने के लिए एक और अहम बैठक मंगलवार को हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक करेंगे। बैठक में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो सकती है। 20 सितंबर को कनाडा के विनिपेग सिटी में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के सहयोगी गैंगस्टर सिगदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी न्यूज के पास सुक्खा के उस घर की तस्वीर है जहां उसे गोली मारी गई थी। इस फ्लैट की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर अर्शदीप डल्ला भी था, लेकिन वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। कनाडा के विनिपेग सिटी की उस फ्लैट की तस्वीरें जी न्यूज के हाथ लगी हैं, जिस फ्लैट नंबर 230 में मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी आतंकी सुखदोल सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या की गई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और गोलियां इतनी बरसाई गई कि जिससे कि उनका टारगेट जिंदा न बच पाए। भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंक का नेटवर्क खत्म करने पर काम पहले से ही शुरू कर रखा है। अब उस आतंक पर अंतिम प्रहार का वक्त करीब आ गया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला, राजू राज और नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।
खालिस्तानियों पर अंतिम प्रहार की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। भारत खालिस्तानियों और उनके समर्थकों को बख्शने के मूड में नहीं है, तो वहीं पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कनाडा और भारत के बीच तनाव के बहाने खालिस्तानियों को भड़काने की कोशिश में है पाकिस्तान। आईएसआई ने भारत और भारत से बाहर खालिस्तानियों को उकसाने का काम तेज कर दिया है। इसी से जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। आईएसआई ने भारत विरोधी इस प्लान को ऑपरेशन के नाम दिया है। कनाडा और पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का एक सीनियर एजेंट पंजाब के गैंगस्टर्स और अपराधियों के संपर्क में है। आईएसआई के एजेंट्स गैंगस्टर की मदद से पंजाब में हथियारों की सप्लाई करने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब के साथ ही यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आईएसआई के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं और खालिस्तानियों को भड़काने की कोशिश में है। कनाडा जितना खूबसूरत देश, उसके पीएम जस्टिन ट्रूडो की उतनी ही खराब सोच। नतीजा ये कि भारत जैसे देश के खिलाफ उसने बोलना शुरू किया। सवाल यह है कि क्या कनाडा की किस्मत में ट्रूडो कांटे बोना चाहते हैं? दुनिया के कई देश ट्रूडो के राज में कनाडा से दूरी बना चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा को क्या कहें? एक खूबसूरत देश या खालिस्तानियों का अड्डा? कनाडा की साख पर ट्रूडो ने लगाया बट्टा। खालिस्तानी आतंकवादियों को पालने वाले जस्टिन ट्रूडो को लेकर कनाडा के लोग उस दिन को कोस रहे होंगे जब ट्रूडो ने कनाडा की कमान संभाली थी। भारत में जैसे ही खालिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ने का अभियान छेड़ा, कनाडा सरकार तिलमिलाने लगी। अब कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने ट्रूडो वाला खालिस्तानी राग अलापना शुरू कर दिया है। हालांकि विदेशी मीडिया ने कनाडा की सरकार से जानना चाहा कि भारत आपसे नाराज है, कैसे मनाएंगे? तो झूठ बोलने के साथ साथ भारत से संबंधों की अहमियत को भी कनाडा के रक्षा मंत्री ने गिनाया। Most recently, in building trade agreements in the region and through the Canadian Armed Forces, we have been increasing our presence and patrols in the region. And so the Indo-Pacific region, including our relationship with India, is important to us, but also standing up for the international rules-based order and ensuring that we defend our sovereignty and our citizens is our first priority. जाहिर है कनाडा की सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि जिस तरह से ट्रूडो कनाडा के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं, भविष्य में इसे समेट पाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कनाडा के हमदर्द रहे पश्चिमी देशों का कनाडा के प्रति नजरिया बदल रहा है, जबकि सऊदी अरब से पहले ही संबंध खराब है। यही नहीं, चीन से कनाडा का 36 का आंकड़ा है। इस बीच बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी कनाडा में बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मौत पर कनाडा सरकार के रुख पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे ट्रूडो पर वार करते हुए कहा कि पीएम ट्रूडो की बलूच के मामले में चुप्पी निज्जर की मौत पर भावुक भाषणों के बिल्कुल अलग है। ट्रूडो पर उन्होंने वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इशारा किया कि उन्हें बस खालिस्तानी वोटों की चिंता है। दरअसल करीमा बलूच पाकिस्तान की हुकूमत से टक्कर लेने वाली वो महिला रही हैं जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की आवाज को पूरे प्रांत में मुखर बना दिया था। जाहिर है आतंकियों की मौत पर आंसू टपकाने वाले ट्रूडो के पास करीमा बलूच की रहस्यमय मौत की जांच को लेकर कोई भी जवाब नहीं है। भारत के बाद अब इजराइल ने भी कनाडा पर बड़ा हमला किया है। हिटलर की नाजी एसएस आर्मी के एक पूर्व अधिकारी को कनाडा की संसद में खड़े होकर सम्मानित किया गया था। हालांकि विरोध के बाद अब कनाडा को माफी मांगनी पड़ी। पश्चिमी देशों की एक तरह से संकुचित जो उनकी अप्रोच रही है इस मुद्दे को लेकर, हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सभी को खास एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि इस पर वो कुछ कहें या निंदा करें भारत की, पर उनका जो अभी तक जितना भी रिस्पांस है वो बहुत ही सीमित है। ज़्यादातर ये कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा होना चाहिए और इस बात को लेकर उनको चिंता है, पर तथ्य सामने आने चाहिए।
कनाडा के लोग भी अच्छे से समझते हैं कि भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधरे तो उनके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारत दुनिया में शांति का संदेश लेकर वसुधैव कुटुंबकम की बात लगातार कर रहा है। देखना तो ये भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री संबोधन देंगे तो आतंकवादियों की पनाहगाह जमीनों पर कैसे वो दुनिया को आगाह करेंगे। दूसरी ओर पश्चिमी देश भी G20 में आकर साफ कर चुके हैं कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जबकि कनाडा खुद ही अपनी साख पर कुल्हाड़ी चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की नींद खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद खुली और भारत से पंगा ले लिया। लेकिन अब भी वो भारत के संबंधों की कीमत नहीं समझे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बताते हैं आपको कैसे। बात करें व्यापार की तो भारत और कनाडा के बीच $8 बिलियन का व्यापार होता है। कनाडा में 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जबकि भारत में कनाडा की कंपनियां 600 से ज्यादा हैं। जाहिर है व्यापारिक संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म से जुड़ा कारोबार भी है, लेकिन इस पर खालिस्तानी टेरर का असर दिखाई दे सकता है। और अगर शिक्षा की बात करें तो साल 2022 में कनाडा में भारतीय छात्र 3,19,130 पढ़ने गए। ये विदेशी छात्रों की सबसे ज्यादा संख्या है। तो वहीं पंजाब के छात्र सालाना 68,000 करोड़ रुपए कनाडा में खर्च करते हैं। दुनिया से भी ट्रूडो ने खालिस्तान प्रेम के चलते संबंध बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। भारत से खराब रिश्ते ट्रूडो को भारी पड़ सकते हैं, जबकि द 5 आइज के अधिकतर देश का भारत का साथ है, उन्हें भारत का समर्थन मिल रहा है। साफ है ट्रूडो कनाडा की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और देश हित में अब बात करते हैं उस चाबी की जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक नई ताकत शामिल हो गई। ये ताकत देश के दुश्मनों के खिलाफ बहुत कारगर साबित होने वाली है। उसी महाबली की चाबी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख के हाथों में सौंपी है। ओम गंगणपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। We would now request Honorable Raksha Mantri to kindly hand over ceremonial key to the Chief of Air Staff and Commanding Officer 11th Squadron. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी को आज एक चाबी सौंपी थी। ये चाबी भारत के दुश्मनों में खलबली मचा सकती है। दरअसल ये चाबी है उस महाबली की जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने वाला है। ये महाबली है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में शक्तिशाली विमान को एयरफोर्स के हवाले कर दिया। राजनाथ सिंह ने विमान पर स्वास्तिक का निशान बनाया और उसकी विधिवत पूजा की। ये विमान स्पेन में तैयार हुआ है और वहां से 6,854 किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत लाया गया है। ये फाइटर जेट नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके वायुसेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। ये विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और एक बार हवा में उड़ गया तो 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये विमान महाबली है, लेकिन इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की खूबियां इसे असाधारण बनाती है। C-295 विमान सिर्फ 670 मीटर रनवे पर लैंड कर सकता है। इसे टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 320 मीटर की हवाई पट्टी जरूरी है। ये विमान भारत चीन सीमा के नजदीक लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में वायुसेना के ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। एयरक्राफ्ट अपने साथ 5 से 10 टन तक वजन भी ले जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट एक बार में 7 से 10 टन वजन ले जा सकता है, 72 तक सैनिक ले जा सकता है, यानी बहुत अच्छा मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है।
भविष्य में ये अभी ये एवरो की जगह लेगा, लेकिन उसके बाद अभी ये रास्ता खुला है कि हो सकता है असेंबली लाइन बनने के बाद अंडर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन इसका आगे भी किया जाए। ये विमान आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनने जा रहा है। अभी तक इस विमान को एयरबस कंपनी बनाती है, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा। सरकार ने 2 साल पहले 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता एयरबस स्पेस एंड डिफेंस कंपनी के साथ किया था। इनमें से 16 विमान स्पेन से आने वाले हैं, जबकि बाकी के 40 विमान देश में ही बनाए जाएंगे, जिनका प्रोडक्शन गुजरात के बड़ौदरा में होगा। 2030 तक सभी 16 C295 भारत में आ जाएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि वडोदरा की फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और जो बाकी 40 C295 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भारतीय वायुसेना में उनका इंडक्शन शुरू हो जाएगा। C295 की कुल 56 जब एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, उनसे 5 से 6 स्क्वाड्रन बनेंगे, जिनको देश के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि वो दूर दराज के इलाकों तक ऐसी जगहों पर जहां बहुत छोटी एयर स्ट्रिप है या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां तक सैनिकों को, सैनिक साजो सामान को और दूसरी रसद को पहुंचा सकें। हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी भी हुई, जिसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप और कॉर्पोरेट शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में भारत की ड्रोन शक्ति दिखाई गई। एक से एक आधुनिक ड्रोन को परखा गया। भविष्य में ये ड्रोन दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद। आज चीन में भारत के लिए सुनहरा दिन रहा है। आज भारत की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। शुरुआती 2 दिनों में भारत ने 11 मेडल जीते हैं। तो भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले हैं। भारत के खाते में 3 रजत पदक हैं और अब तक 6 कांस्य पदक भी भारतीय खिलाड़ी जीत चुके हैं। निशानेबाजी में मेंस टीम ने 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड मेडल जीतकर चीन को करारा झटका दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीतने के साथ ही चीन से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीन लिया और तिरंगे की धाक जमा दी। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। चीन की धरती पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गर्व से तिरंगा लहराया और भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि गोल्ड जीतना है और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, तो वो सब बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम यूनिटी बहुत अच्छा हो रखा था इस मोमेंट पे, तो आई थिंक उस वजह से हम जीते। एंड एज ए टीम एक दूसरे को हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई हम गोल्ड जीते। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने श्रीलंका को फाइनल में 19 रनों से मात देकर शानदार जीत हासिल की। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 रन का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। भारत के लिए तितास साधु ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। लो स्कोरिंग फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किसी भी तरह श्रीलंका को हावी नहीं होने दिया और एक बहुत प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की, जिसका असर ये हुआ कि पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 97 रन ही बना पाई और टीम इंडिया को गोल्ड मेडल हासिल हो गया। इस जीत के साथ ही टीम ने लगातार फाइनल में चल रही नाकामी के सिलसिले को भी तोड़ा। जो कारवां और जो सपना बर्मिंघम में अधूरा रह गया था, उसको चीन में पूरा करके दिखाया। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना ने बनाए। उन्होंने 45 बॉल पर 46 रन की पारी खेली। मंधाना के अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स ने 40 बॉल पर 42 रन बनाए। मंधाना और रॉड्रिग्स ने 73 रनों की साझेदारी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 67 बॉल पर 73 रन जोड़े। बहुत स्पेशल है, जैसे आई थिंक मैंने कहा कि इंडिया के गोल्ड मेडल टैली को कंट्रीब्यूट करना आई थिंक बहुत स्पेशल है। जब हम एयरपोर्ट पे भी थे और दूसरे एथलीट्स भी साथ में थे, हम लोगों को वो एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता है कि हमारे जैसे कपड़े पहन के और भी लोग एयरपोर्ट पे है और हम लोग एक कंटीजेंट होके आ रहे हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल एथलीट्स ऑन अ स्पोर्ट्स। हम लोग ने वो मेडल एवरी वुमेन क्रिकेटर को डेडिकेट किया एंड ऑल दोस पीपल हु फॉट फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, बिकॉज अब जा रहे हैं और ये सब मिल रहा है, हम लोग को फेम, पैसा सब मिल रहा है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, टूर्नामेंट्स लाइक द एशियन गेम्स मिल रहे हैं, पहले नहीं था ये। तो दिस गोल्ड मेडल इज डेडिकेटेड टू ऑल द एक्स वुमेन क्रिकेटर्स एंड ऑल दोस पीपल इन्वॉल्व इन गेटिंग वुमेन्स क्रिकेट टू वेयर इट इज टुडे। दिस इज फॉर यू ऑल।
चीन में क्रिकेट भले ही पॉपुलर ना हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने वहां जिस शानदार अंदाज में खेला और जीत हासिल की, वो कई मायनों में अहम है। अलग अलग देशों में अलग अलग टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अनुभव नया था और खास था। नया इसलिए भी था क्योंकि ये खेल उस देश में खेला जा रहा था जहां वो इतना पॉपुलर नहीं है और जहां पर क्रिकेट फील्ड तक मौजूद नहीं थी। ये वो क्रिकेट फील्ड थी जिसको एशियन गेम्स के लिए खास तौर पर बनाया गया और उससे पहले एक फ्लावर फील्ड के तौर पर थी और एक लंबी मशक्कत के बाद इस मैदान को ढूंढा गया जो कि एक यूनिवर्सिटी का मैदान है और उसको क्रिकेट फील्ड में कन्वर्ट किया गया। ये गेम या कहे ये मेडल सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि चीन में भी क्रिकेट के लिए एक बहुत नया अनुभव था। क्रिकेट से पहले शूटिंग के टीम इवेंट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ये मेडल इसलिए भी खास है क्योंकि चीन को उसकी धरती पर ही भारतीय खिलाड़ियों ने धूल चटाई। हांगझोउ में जब तिरंगा चीन के झंडे से ऊपर लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश पवार की तिकड़ी टॉप पर रही। चीन के हांगझोउ में एक वक्त अब आज ऐसा आया जब तिरंगा ऊपर था और चीन का झंडा नीचे था और शान से लहरा रहा था तिरंगा, और वो तिरंगा लहराया है जिन खिलाड़ियों ने, उनमें से एक हमारे साथ है दिव्यांश। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। पहला गोल्ड मेडल कितना स्पेशल है? पहला है क्योंकि इस एशियन गेम्स में इंडिया का। तो जैसे ही मैच खेल के बाहर आए तो सबसे पहले हमें पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लिया है, तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। वहाँ पे कोई भेदभाव वाली नहीं या कुछ नहीं, बस वो अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई किसी मेडल पे कि इंडिया के लिए जो पहला गोल्ड मेडल आया वो हमारी तरफ से आया है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने 1893.7 पॉइंट हासिल कर जीत हासिल की। वैसे तो मतलब आज का दिन काफ़ी बड़ा है हमारे लिए, और जैसे ये पूरा कंटिजेंट का फर्स्ट गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए, और हम सब भी काफ़ी खुश है कि जैसे हम में दिव्यांश, रुद्रांश और हम तीनों ने मिल के गोल्ड मेडल जीता है इस टीम इवेंट में। हाँ, बाकी हमें ये पता नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो हम काफ़ी खुश हैं मैं उसके लिए। चीन में चीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाना है। नेक्स्ट लेवल स्पेशल है क्योंकि चाइना में खड़े होकर चाइना वालों को नीचे दिखा के इनके सामने जीत के तो बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को, और मेरी टीम वालों को मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी, जो मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली है कि मैं उन लोगों के साथ में खड़े होकर गोल्ड मेडल ला पाया इंडिया के लिए। चाइना में ये मेडल काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, और चाइना को हराया आपने? चाइना को हरा के चाइना में ही, और मतलब काफ़ी खुशी की बात है वहाँ की, इन्हीं की कंट्री में आके इन्हीं को हरा के काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। गोल्ड के बाद निशानेबाजी में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल सिंगल इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कांस्य पदक हासिल किया। एशियन गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत रही है और आने वाले दिनों में कई मेडल की उम्मीद है। चीन के हांगझोउ से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।